हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईएसएलएम का, जिसका नाम है मौद्रिक और राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के बारे में पूरी की पूरी डिटेल देंगे। इसके अलावा जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आपको राजकोषीय नीति की प्रभावशीलता के बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रभावशीलता का क्या मतलब है। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे पहले प्रभावशीलता का मतलब बता देता हूँ, उसके बाद हम ये डायग्राम को देख लेंगे। देखिए अगर मान लीजिए हम बात करें प्रभावशीलता की, प्रभावशीलता तो हर इकोनॉमी जो भी इकोनॉमी है उसका उद्देश्य होता है अपने जीडीपी के स्तर को बढ़ाना, जीडीपी के स्तर में वृद्धि। ठीक है जी, यानी कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था चाहती है कि उसकी जो ब्याज की दर है वो स्थिर बनी रहे या कम हो और कीमत स्थिर बनी रहे। लेकिन कुछ भी हो, अर्थव्यवस्था में जीडीपी, वास्तविक जीडीपी के स्तर में वृद्धि होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दो उपकरण हैं, एक तो है हमारा मौद्रिक नीति, मौद्रिक उपकरण कह सकते हो आप इसको। ठीक है जी, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो मनी सप्लाई है इसमें वृद्धि करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम मौद्रिक नीति। यानी कि मौद्रिक नीति में जो केंद्रीय अधिकारी हैं वो मनी की सप्लाई को बढ़ाते हैं ताकि अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी का स्तर है उसमें वृद्धि देखने को मिले। बच्चों अगर वही बात करें अगर हम, तो दूसरा है राजकोषीय उपाय या राजकोषीय उपकरण। इसमें हम क्या करते हैं नॉर्मली कि जो सरकार है वो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है, मेनली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, वैसे और भी तो उपकरण हैं इसमें, और इसका भी उद्देश्य होता है जीडीपी के स्तर में वृद्धि लाना। यानी कि मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के बारे में बात करें तो बच्चों देखिए दो चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम मौद्रिक उपकरण की बात करें तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए जितना हमारा वृद्धि हुई, किसमें आपकी किसमें वृद्धि हुई, आप कह सकते हो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हुई, तो अगर वो जीडीपी में वृद्धि ना लाए तो उसको हम बोलेंगे, आप कह सकते हो उसको हम बोलेंगे अप्रभावशाली मौद्रिक नीति। और अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से जो मैग्नीट्यूड जितना है एलएम का, उसी मैग्नीट्यूड से जीडीपी बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे प्रभावशाली, पूर्ण प्रभावशाली मौद्रिक नीति। तो बच्चों प्रभावशीलता का मतलब है कि हमें जीडीपी के स्तर में वृद्धि लाना है। आप सिंपल शब्दों में आप ये समझ लीजिए प्रभावशीलता का मतलब। तो प्रभावशीलता का सिंपल मतलब मैंने आपको बता दिया कि हर इकोनॉमी का जो उद्देश्य है वो जीडीपी के स्तर में वृद्धि लाना है, तो इसको हम प्रभावशीलता बोलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों की क्या मौद्रिक नीति वास्तव में कितनी प्रभावशाली होती है। तो इसके लिए बच्चों हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि आमतौर पर इस तरीके की एलएम वक्र होता है, एलएम वक्र होता है इस तरीके का जो कि धनात्मक होता है। ठीक है जी, ये एलएम वक्र है। और आईएस वक्र इस तरीके का होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों मध्यवर्ती रेंज, इंटरमीडिएट रेंज बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स में, क्योंकि तीन प्रकार की एलएम की कल्पना हमने की है। तो तीनों प्रकार की कल्पना के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहली कल्पना है केंजियन रेंज या तरलता जाल। देखिए तरलता जाल उस स्थिति में होगा जब ब्याज की दर इतनी नीची हो चुकी है, ब्याज की दर बहुत नीची है, बॉन्ड की कीमत बहुत ऊंची है, कि अगर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि की जाती है तो समस्त मुद्रा की पूर्ति को लोग लिक्विड फॉर्म में रख लेंगे, मनी क्रिएशन नहीं होगा, उत्पादकता नहीं बढ़ेगी। यानी कि इस केस में जो एलएम वक्र होगा वो इस तरीके का होगा, एलएम वक्र। ये कहलाती है हमारी एलएम वक्र की ये शेप कहलाती है केंजियन रेंज। यानी कि केंज ने ये माना था कि जो हमारी मुद्रा की पूर्ति है ब्याज दर से, क्योंकि ब्याज दर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है मुद्रा की मांग, इसका मतलब ब्याज दर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। और ब्याज की दर क्योंकि इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है इसलिए हम समस्त मुद्रा जो है वो नगद मुद्रा में ही रखेंगे। यानी कि एच की वैल्यू बहुत हाई है। एच जो है देखिए इस तरीके का हमने बताया था, KY - HI। तो
एच इतना ज़्यादा हाई है कि जितनी भी आप मनी सप्लाई करोगे वो लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी। यानी कि किसी भी तरीके से अगर आप मनी की सप्लाई करते हो तो लिक्विडिटी तो बड़े, मतलब किसी भी तरीके से सारा का सारा पैसा लिक्विडिटी अवेलेबल होगी। तो इस तरीके का उन्होंने LM वक्र की कल्पना की। जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं उन्होंने इस एच की वैल्यू को, जिस एच की बात हम कर रहे हैं, उसको शून्य माना, जिसकी वजह से LM कर्व की स्थिति उन्होंने वर्टिकल शेप में ले ली। इस तरीके की LM वक्र ले लिया, ठीक है, इस तरीके का LM वक्र हो गया। यानी कि ये ब्याज की दर से अप्रभावशाली है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुद्रा की जो मांग है वो ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती है। ये क्लासिकल रेंज ने माना था। उनका ये मानना था कि मुद्रा की जो मांग है वो केवल ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए किया जाता है और जो कीमत स्तर से प्रभावित होती है ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती है। तो ये दोनों बच्चों रेंज है, यानी कि 3 रेंज है। और हम प्रभावशीलता की बात करें तो पहले हम क्या करते हैं, IS बना लेते हैं। ये हमारा IS हो गया, ये भी हमारा IS हो गया, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम E0 बोल देते हैं। यानी अर्थव्यवस्था में GDP का जो लेवल है वो Y0 है और इंटरेस्ट रेट जो है वो I0 है। यानी कि इंटरेस्ट रेट I0 है और GDP का लेवल Y0 है। ओके बच्चों, तो ये हमने 3 लेवल हमने बना लिए। ये 3 तरीके की रेंज है। आप चाहो तो तीनों को एक साथ बना सकते हैं। हम एक डायग्राम हम बना लेते हैं जिसमें तीनों रेंजों को एक साथ बना लेते हैं। तो एक रेंज तो ये है, ठीक है, एक रेंज ये है, और इसको जोड़ते हुए एक रेंज और बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट है A, यानी कि A तक ये तरलता है, तरलता जाल है, ठीक है। A से B तक मध्यवर्ती रेंज है और B से C पर, क्योंकि अर्थव्यवस्था में मान लीजिए इस तरह लेवल पे जाके जो GDP है उसमें वृद्धि करना संभव नहीं है। तो ये क्लासिकल रेंज हो गई हमारी, ठीक है जी। थोड़ा सा ये वाला, दिस वन। तो बच्चों अगर हम बात करें मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता की, यानी कि मौद्रिक नीति क्या प्रभावशाली है या नहीं है, इसे जानने की हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। तो बच्चों मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता का मतलब है कि सरकार जो है वो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर रही है, जिससे LM वक्र दाईं ओर खिसक जाएगा। इसका मतलब इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में क्या होगा, अगर मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है तो सारा का सारा पैसा लिक्विड अवेलेबल होगा। इसका मतलब इस LM में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने से LM में परिवर्तन हुआ ही नहीं, इसलिए GDP के स्तर में वृद्धि नहीं होगी। और क्योंकि GDP के स्तर में वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए इस स्थिति में मौद्रिक नीति अप्रभावशाली कहलाएगी। अप्रभावशाली, फुल्ली इनइफेक्टिव, यानी कि पूर्ण अप्रभावशाली लिख देता हूं मैं इसके लिए। इसका मतलब मनी सप्लाई के बढ़ाने से, मौद्रिक विस्तार करने से LM में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि LM में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, इसकी वजह से इस स्थिति में जो मौद्रिक नीति होगी वो अप्रभावशाली कहलाएगी। परंपरावादी रेंज की बात करें तो जैसी मुद्रा की पूर्ति बढ़ाते हो आप LM वक्र जो है वो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। यानी कि ये हमारा पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड है और इस स्थिति में ब्याज की दर ये गिर गई और अर्थव्यवस्था में जो GDP का लेवल है वो बढ़ गया। इसका मतलब ये पूरा का पूरा जो है, यानी कि इतना जो मैग्नीट्यूड है और इतना विस्तार है, तो इसका मतलब इस स्थिति में जो मौद्रिक नीति है इसे कहेंगे पूर्ण प्रभावशाली। देखिए जितनी ज़्यादा आपने मनी सप्लाई को बढ़ाया है उसको उसी अनुपात में हमारा जो LM है वो राइटवर्ड चला गया। यानी कि इस तरीके से आप देखोगे तो इस वाली रेंज में जो हमारा इनकम का लेवल है वो बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं हम बच्चों पूर्ण प्रभावशीलता। ओके बच्चों, तो अगर हम मध्यवर्ती रेंज की बात करें तो मध्यवर्ती रेंज में देखिए ये हमारा है, आप कह सकते हो ब्याज की दर। देखिए यहां पर हमारा इंटरेस्ट रेट डिसाइड हुआ है, यानी कि GDP का लेवल जो है वो इतना है, ठीक है बच्चों, यानी कि LM। अब इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में क्या है कि इनकम का जो लेवल है वो इतना बड़ा है, लेकिन अगर मान लीजिए जितना मनी सप्लाई बढ़ाई है उसी अनुपात में अगर इंटरेस्ट रेट गिरता, मान लीजिए इतना इंटरेस्ट रेट गिरता, ये देखिए इतना इंटरेस्ट रेट गिरता, तो आप GDP के इस लेवल पे पहुंच सकते थे। यानी कि आप चाहे तो यहां से ले लो इस लेवल पे। देखिए दोबारा समझ लीजिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये हमारा मैग्नीट्यूड है, पूरा का पूरा हिस्सा ये वाला है।
यानी कि वास्तविक में इतनी वृद्धि हो सकती थी अगर हमारा इंटरेस्ट रेट, जितना मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है उसी अनुपात में इंटरेस्ट रेट गिरा होता तो। लेकिन क्योंकि ये स्थिति यहां पर आ गई है, मतलब वास्तव में क्या हुआ है, वास्तव में मुद्रा की पूर्ति बढ़ी है, ठीक है, मनी की पूर्ति बढ़ने से जो इंटरेस्ट रेट है वो गिरा है। लेकिन इंटरेस्ट रेट गिरने की वजह से, क्योंकि आईएसबी इसमें रोल प्ले कर रहा है ना बच्चों, तो इसकी वजह से जो डिमांड है वो बढ़ी है और आखिरकार इक्विलिब्रियम इस E0 से E1 पे ना होके E2 पे डिसाइड हुआ। ये मैं हटा देता हूं आपको कंफ्यूज ना हो इसके लिए, ठीक है जी, E2 पे डिसाइड हुआ है। यानी कि अगर E1 पे होता तो उस स्थिति में हम कह सकते थे कि हमारी जो मौद्रिक नीति है वो पूर्ण प्रभावशीलता की स्थिति में होती। अगर ब्याज दर इतनी डिसाइड हो जाती, मान लीजिए इतनी डिसाइड होती, तो हमारा जो पूरा का पूरा प्रभावशीलता मिलती। लेकिन इस स्थिति में प्रभावशीलता आंशिक प्रभावशील कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों इसमें? आंशिक प्रभावशील, आंशिक प्रभावशील। तो बच्चों दोबारा समझ लो, देखिए जब रेंज जो है वो केंजियन रेंज होगी, केंजियन रेंज होगी या तरलता जाल की स्थिति होगी, उस स्थिति में मौद्रिक नीति बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं होगी। इसीलिए केंज ने जो सुझाव दिया वो राजकोषीय नीति को दिया। बाद के जो फिल्टर मीडमैन है उन्होंने मौद्रिक नीति उपकरण को प्रभावशाली बताया, और लेकिन जो केंजियन आप पढ़ोगे केंजियन थ्योरी, तो उन्होंने राजकोषीय नीति को प्रभावशाली बताया, मौद्रिक नीति को उन्होंने कहीं पे भी प्रभावशाली नहीं बताया है। जबकि जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने मौद्रिक नीति को प्रभावशाली बनाया। और वास्तव में आप देखोगे तो आंशिक रूप से मौद्रिक नीति प्रभावशाली होती है। अगर हम तीनों का एक साथ बात कर लें बच्चों, देखिए बहुत सारे इसमें डायग्राम हम आपको बना के समझा देते हैं। मान लीजिए अगर आप इस जगह पर हो, इस जगह पर हो, ये आपका IS है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका IS है, तो इस स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब इस स्थिति में अब ये मान लीजिए इस तरीके से चला जाएगा इंटरमीडिएट रेंज की स्थिति में, ठीक है। यानी कि इस स्थिति में आप देखोगे, मैं आपको 3 बना देता हूं, तो ये हमारी मौद्रिक नीति अप्रभावशाली है। ओके, इस स्थिति में आप देखोगे तो ये आंशिक प्रभावशाली है, और इस स्थिति में आप देखोगे तो इस स्थिति में आपकी जो GDP है उसको अगर आप पैरेलली शिफ्ट करोगे ना बच्चों, पैरेलली, सॉरी मैंने ऐसे नहीं बनाना था, ठीक है, स्तर जो है वो बढ़ जाएगा। तो इस स्थिति में जो है वो पूर्ण रूप से प्रभावशीलता आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों ये है, आप बेसिकली आप इसको अलग अलग रेंज में ही कीजिएगा, आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा है LM। तो बच्चों इस तरीके से हमने प्रभावशीलता के बारे में समझा, और ये समझा कि कौन कौन सी स्थिति में किस रेंज में मौद्रिक नीति प्रभावशाली है। अगली वीडियो में हम आपको इन्हीं तीनों रेंज में जो फिस्कल पॉलिसी है, जो आप कह सकते हो एक तरीके से राजकोषीय नीति है, उसकी प्रभावशीलता के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो बच्चों ये वो वाली वीडियो हमारी एक प्राइवेट वीडियो होगी, जो कि आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में ही मिलेगी। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको सिस्टमेटिकल नोट्स मिलेंगे, सिस्टमेटिकल वीडियो मिलेंगी, PDF नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो तमाम तरीके की जो आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे आप UG में हो, PG में हो, UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा UPSC इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हो, स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, तमाम तरीके के बच्चों हमने कोर्सेज बनाए हुए हैं जो आपकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।